एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम टू द फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम लेकर आए हैं फॉर्मूला फटाफट सीरीज। क्लास 10th के चैप्टर का नेम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, आप कह सकते हो कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो जल्दी से रेडी हो जाइए क्योंकि आपने इसके पहले वन शॉट वीडियो एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो करके रखा है, क्योंकि मैं तो यही अज्यूम कर रही हूँ। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। अब बात रही इस चैप्टर के फॉर्मूलेज की, तो इसके नाम में है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मतलब सबसे पहला जो आता है वो आती है आई की बात, हमारे जैसे लोगों की आंखों की बात। और यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिख रही है दैट इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में ऐसा जितने फॉर्मूले नहीं हैं, बट छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत हैं जिनको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आई आपको जो दिख रही है, यहाँ पर आपको देखने से दिख रहा है कि ये जो स्किन कलर का जो एक आउटर मेम्ब्रेन है, या फिर आप कह सकते हो आउटर बल्ज पार्ट जो है आईज का, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? ये कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, आउटर मोस्ट बल्ज पार्ट ऑफ द आई। और यहीं पर सारी लाइट जो है वो एंट्री करते समय सबसे पहले उसको जो दरवाजा है वो कौन सा मिलता है? कॉर्निया का मिलता है, जहां से वो अंदर जाएंगी। ठीक, इसके बाद उनको मिलेगा क्या? एक्वस ह्यूमर, जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम फटाफट सीरीज पढ़ रहे हैं, इसीलिए। फिर वो पहुंचेंगे इस पार्ट में जिसका नाम है आइरिस। ठीक है, कॉर्निया का कहाँ पहुंचा? आइरिस में। अभी आइरिस क्या है? तो आपने पढ़ा हुआ है कि आइरिस इज द डार्क मस्कुलर पार्ट दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल। ठीक, प्यूपल क्या है कि जो ब्लैक ओपनिंग होती है हमारी आईज की, दैट इज प्यूपल। ठीक है, तो इसके साइज को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये आइरिस कर रहा है। ठीक, अब पीपल का काम क्या है? तो ये क्या करेगा? ये रेगुलेट और डिसाइड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारी आंखों के अंदर जानी है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है जिसको हम पीपल कहते हैं, उसका काम भी मैंने बता दिया आपको कि इसका काम है कि रेगुलेट और कंट्रोल करना द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटरिंग टू आवर आई। ठीक है, जो कि हमारी आंखों में जा रही है। फिर इसके को क्या मिलेगा? इसका ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि हमारा शेप होता है कॉन्वेक्स लेंस का। और इसको होल्ड, अगर लेंस तो अकेला रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसको होल्ड करने के लिए होगा। तो वो जो होल्ड करती है इसको, वो होती है हमारी सीलियरली मसल्स। सीलियरली मसल क्या करती है? लेंस को होल्ड करके रहती है। क्यों? ताकि जब भी पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है यहाँ पर, मतलब एडजस्टमेंट होता है फोकल लेंथ का, ये लेंस किसकी हेल्प से कर पाते हैं? इन सीलियरली मसल्स की हेल्प से वो कर पाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर इसका क्या काम है इस लेंस का कि जितनी भी लाइट आई है उसको फोकस करना, कहाँ पर फोकस करेगा? ये रेटिना पर करेगा, जहां पर हमारी इमेज फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा वो बता दिया। ये कन्वर्जिंग लेंस है, वो भी पता चल गया। अब रेटिना में इमेज फॉर्म हो रही है किस तरीके से? तो रेटिना के पास एक क्या होते हैं? सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है कॉन्स एंड रॉड्स। और इनका काम क्या होता है? रॉड्स का काम होता है टू डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई, कितनी अमाउंट की लाइट हमारी आंखों के पास आई है। एंड कॉन्स का क्या होता है? टू डिटेक्ट द कलर ऑफ द आई, टू डिटेक्ट द कलर ऑफ द लाइट, और कह सकते हो कलर ऑफ द पिक्चर की किस तरीके की पिक्चर का कलर है, क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स करेगा। और कितने अमाउंट की लाइट है ये कौन बताएगा? हमको रॉड्स बताएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं इन लाइट के आने से, आप कह सकते हो इलिमिनेट होने के कारण, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ये कैरी कौन करता है? हमारा ऑप्टिकल नर्व कैरी करेगी। और कहाँ लेके जाएगी?
हमारे ब्रेन के पास, जहां पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव हो जाएगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रेटिना पे तो मैम हमने पढ़ा है कि जो हमारी इमेज है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, पढ़ा है ना। तो हमें ये ब्रेन क्यों हमें इमेज उल्टी नहीं दिखती, क्योंकि रेटिना पर इमेज तो हमारी फॉर्म होती है रियल इन्वर्टेड, बट हमारी रिट्रीव कौन करता है इंफॉर्मेशन, वो ब्रेन करता है। तो दैट इज स्मार्ट इनफ टू डिटेक्ट द एक्चुअल इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो हमने जल्दी से रिवाइज कर लिया इस ह्यूमन आई के बारे में, बिल्कुल डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि सीरीज है हमारी फॉर्मूला फटाफट, एंड आपको अगर डिटेल में पढ़ना है इस आई के बारे में तो क्या देखना पड़ेगा, वन शॉट वीडियो देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं अगला। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। वी हैव टू रिवाइज एकदम फटाफट। वो है द एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ सिलियरी मसल्स इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, अब यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क करता है कि जब हमें दूर की चीजें देखनी है और उसकी जो इमेज है हमारी क्लियरली फॉर्म हो जाए रेटिना पर, तब क्या हो रहा होता है कि दूर की चीजें देखनी है तो हमारा यहाँ पर जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। ठीक है, उन पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो जो लेंस है हमारा, जब उस पर प्रेशर नहीं पड़ रहा है मसल्स पर, तो लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमारी जो दूर के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है दैट वाज क्लियरली फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। ठीक, अब यही बात अगर आ जाए कि हम उस ऑब्जेक्ट को उठा के बिल्कुल पास में रख लें, जब पास में रखेंगे तो हमारी आंखों पे थोड़ा जोर बढ़ेगा, है ना। तो हमारी जो अभी तक मसल जो रिलैक्स कर रही थी अब वो रिलैक्स नहीं करेंगी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, कह सकते हो मोटा हो जाएगा, और हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो उसके कारण अब हमारी जो ऑब्जेक्ट की क्लियरली इमेज है हमारे रेटिना पर इजीली फॉर्म हो जाएगी, जिसके कारण हम पास की चीजें भी इजीली देख पाएंगे। तो यहाँ पर फोकल लेंथ हमारी एडजस्ट हो रही है, और इस एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन का कहते हैं। और जो लेंस है हमारा जो एडजस्ट कर पा रहा है अपनी फोकल लेंथ, वो किसकी हेल्प से कर पाता है, सीलियरली मसल्स के हेल्प से कर पाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कितना जो हमारी लीस्ट डिस्टेंस है, किसी भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रख सकते हैं, तो वो जो दूरी होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल आई। ठीक है, हमने रिवाइज कर लिया पावर ऑफ अकोमोडेशन। जल्दी से देखते हैं अपना अगला। अब बिल्कुल हम ना फ्लो में चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं रिवाइज करने की, क्योंकि अगर हमने जल्दी से पहले ह्यूमन आई नहीं पढ़ा होता, पावर ऑफ अकोमोडेशन का रिवाइज नहीं किया होता, डायरेक्ट पहुंचा डिफेक्ट्स पे, तो नहीं सही रहता ना। तो अब हम आएंगे डिफेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन आई विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। क्लियर। द फर्स्ट डिफेक्ट इज मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, जिसका मतलब हम यहाँ पर इस केस में पास की चीजें तो इजीली देख लेते हैं बट दूर की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज हमारी रेटिना पर फॉर्म होनी होती है वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होती है, वो हमारी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म हो जाती है। कैसे, देखो ये इमेज जल्दी से रिवाइज कर लो। मान लेते हैं कि ये रहा आपका फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, बिकॉज हम फार पॉइंट ही तो नहीं देख पाते हैं ना, पास की चीजें तो देख लेते हैं। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज जो है वो यहाँ फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर्सन को ना क्या है, मायोपिया अगर है तो वो जो इमेज थी जो कि यहाँ पर फॉर्म होनी थी, कहाँ पर, रेटिना पर फॉर्म होनी थी, वो तो उस कन्वर्ज होकर कहाँ फॉर्म हो गई, रेटिना के पहले ही हो गई, मतलब इन फ्रंट ऑफ द रेटिना हो गई। ठीक, तो इसके कारण हम दूर की चीजें यहाँ पर नहीं देख पाते क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ही फॉर्म हो जाती है। अब ये क्यों होता क्यों है, रीजन क्या होता है, जल्दी से रिवाइज करो। यहाँ पर जो रीजन होता है, एक तो होता है, ये कह सकते हैं कि अपना जो ये आई बॉल है ये क्या है, तो आप कहोगे कि इलोंगेट है, मतलब छोटा होना चाहिए था बट ये बड़ा है। डिफेक्ट हमारी आई बॉल का है। ठीक है, तो इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, और हो सकता है दैट वाज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। दीज टू आर द मेनली रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, अब चलो ये तो है ही। ठीक है, तो इसको करेक्ट कैसे करोगे, तो करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लगाना पड़ता है
क्या, कॉन्केव लेंस। अभी ये रहा था हमारी प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन के लिए ये रहा। यहां पर हमने यूज कर लिया है अब कॉन्केव लेंस, ठीक है, जो क्या होता है हमारा एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब उसकी यहाँ पर जो फॉर्म हो रही थी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज, अब उसने क्या किया, जैसे रेस गई इसने इसको डाइवर्ज कर दिया। देखो डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हुआ, फिर इसको मिल गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, जो क्या करता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस से। जो डाइवर्जिंग रेस गई फिर वो कन्वर्ज होकर कहाँ फॉर्म हुई, हमारे एक्चुअल रेटिना पर फॉर्म हो गई। तो अब उस पर्सन को जिसको मायोपिया था, अब उसकी आंखें हो गई हैं ठीक, अब वो दूर की चीजें इजीली देख पाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना अगला। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, दैट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया का जो दूसरा नाम है दैट इज फार साइटेडनेस। ठीक, जिसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये फार साइटेडनेस है, मतलब ये दूर की चीजें तो इजीली देख लेता है लेकिन पास की चीजें नहीं देख पाता है, ये इसकी मेन इशू है। ठीक है, अब यहाँ पर अब जो इमेज हमारी रेटिना पे फॉर्म होनी थी, अब वो इमेज फॉर्म हो जाती है बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, ये होता क्यों है, अब ये इसलिए वहां पर देखा था कि पहले फॉर्म हो रही थी, हो सकता है कि हमारा आईबॉल काफी बड़ा था इसीलिए। यहाँ पर जब बिहाइंड फॉर्म हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि हमारा आईबॉल जो है ना वो छोटा हो। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि दोनों मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है ना जो बहुत ही एक जैसे हैं, एक जैसे इन टर्म्स ऑफ नॉट की वो देख सकते हैं दोनों ही पास की दूर की, ऐसा नहीं है, दोनों के डिफेक्ट अलग अलग है, लेकिन इन दोनों को हम रिलेट करके जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। वहां पर क्यों हो रहा था, क्योंकि पहले फॉर्म हो रही थी, मतलब आईबॉल काफी बड़ा है, यहाँ पर आईबॉल काफी छोटा है इसीलिए पीछे जा रही है ना, और या फिर फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस जो है वो काफी बड़ा है। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं, वहां पर हमने यूज किया था कॉन्केव लेंस, यहां पर हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। नाउ कम टू द फिगर एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग। ये तो मान लेते हैं ये जो है आपका यहाँ पर ये दूर की चीजें इजीली देख पा रहा है, दैट इज एंड पॉइंट, और पास की चीजें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब पास की जो रेज है वो कहाँ फॉर्म हो रही है, यहाँ फॉर्म होनी थी बट फॉर्म हो रही है बिहाइंड द रेटिना, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने लगा दी है इस कॉन्वेक्स लेंस या फिर आई बॉल के इन कहां पर सामने एक हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया। तो कॉन्वेक्स लेंस का ही नाम है कन्वर्जिंग लेंस। तो यहां से जो पास के पॉइंट से जो भी रेज गई वो कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होकर कहाँ पहुंच गई, जो पीछे था अब उन्होंने खींच के उसको रेटिना पर ही इमेज क्लियरली फॉर्म्ड करा दी। इस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं हमारी हाइपरमेट्रोपिया आई की प्रॉब्लम। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट। अब जो आ रहा है हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नोन एज प्रेसबायोपिया। ठीक, अब इस प्रेसबायोपिया की जो प्रॉब्लम है ये कब अराइज होती है, जब हमारी जो एकोमोडेशन पावर है वो काफी वीक हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एक एज पर आने के बाद। ठीक, अब यहाँ पर इस एज पर आने के बाद किसी ओल्ड एज पर सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमें पास की चीजें जो है वो दिखती नहीं है क्लियरली। मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है दैट इज इन टर्म्स ऑफ कह सकते हो आप ओल्ड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब अगर सिर्फ यही प्रॉब्लम सबसे पहले स्टार्टिंग में हुई कि हमें सिर्फ पास की चीजें ही नहीं दिख रही हैं, तो वहां पर तो हम यूज कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट दैट। बट यहाँ पर अगर उस केस में अगर उसको पास की चीजें भी नहीं दिख रही हो, फिर आफ्टर सम टाइम उसको दूर की चीजें भी नहीं दिख रही हैं क्लियरली, मतलब उसे अब मायोपिया भी हो गया है, तब उस केस में आप यहाँ पर किस तरीके से इसको सही करोगे वो बताती हूँ। और ये होता क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारी सीरियली मसल्स हैं एक एज पर आने के बाद काफ़ी वीक हो जाती हैं आपके लेंस को होल्ड करने के लिए, और आप कह सकते हो जो फ्लेक्सिबिलिटी है आई लेंस की वो भी डिमिनिश्ड हो जाती है। फिर इसको हम करेक्ट करते हैं बाईफोकल लेंस से। अब गलती कहाँ होती है, यहाँ पर वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली अगर हमने प्रेसबायोपिया देखा, हम देखते हैं कि बाईफोकल लेंस आ गया, यही इसका करेक्शन है। वो तब है जहां पर उसको ओल्ड हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों ही हो गया है, तब तो आप बाईफोकल लेंस यूज करोगे। बट अगर उसको सिर्फ पास का ही दिखना कम हुआ है, दैट इज ओल्ड हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, तो आप उसको सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस से भी ठीक कर सकते हो।
ठीक, तो इसका करेक्शन होता है बाइफोकल लेंस से जब हमें ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों ही, मतलब पास की दूर की चीजें दोनों ही दिखती नहीं है क्लियरली तब। तो अब ये जो बाइफोकल लेंस है, यहाँ पर कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस का ये कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर जो डिजाइनिंग होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये वाला जो लेंस है ये दूर की चीजों के लिए है और ये जो लेंस है ये आपका है पास की चीजों के लिए। अब ये कौन सा लेंस होगा, ये कौन सा लेंस होगा, जल्दी से बता दो। तो हमारा जो अपर पोर्शन रहता है इस बाइफोकल लेंस में दैट इज कॉनकेव लेंस और जो लोअर पोर्शन रहता है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, क्लियर हो गया, देख लिया। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल रखा है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट इज अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स लाइंग बिटवीन 40 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर दैन ही इज सफरिंग फ्रॉम। अब कोई पर्सन है वो 40 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की ही चीजें देख पाता है, मतलब 40 सेंटीमीटर के पहले की मतलब पास की चीजें भी नहीं देख पाता है और 100 सेंटीमीटर से दूर की चीजें भी नहीं देख पाता है। मतलब उसका पास का भी डिफेक्ट है गड़बड़, दूर का डिफेक्ट भी है उसको। तो मतलब ओल्ड हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया उसको दोनों है। और ये कंडीशन किस केस में होती है, तो आप कहोगे प्रेस बायोपिया के केस में होती है। हो गया रिवाइज। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, अगर कोई प्रिज्म पर कोई लाइट अगर आती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिस्पर्जन बोलते हैं। और कौन से 7 कलर्स आते हैं, तो आप कह दोगे मैम आते हैं हमारे विबग्योर। और विबग्योर के टर्म्स में इस तरफ हमारी जो वेवलेंथ है वो हमेशा ही इंक्रीज हो रही होती है। मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है और विबग्योर की होगी वेवलेंथ लीस्ट। और हम जानते हैं कि यहाँ पर वेवलेंथ अगर किसी की कम होती है तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज यू कैन लर्न इन आर वन शॉर्ट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि वेवलेंथ सबसे कम है वॉयलेट की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वहां पर बैंडिंग ज्यादा होगी, इसका मतलब रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो रिफ्रैक्शन ज्यादा। सिमिलरली फॉर द रेड लाइट इफ द वेवलेंथ इज मोर सो स्पीड इज मोर देन refractive index is less. If refractive index is less then refraction और banding is also less. ठीक, ये आप ध्यान रख लेना। फिर आप देखोगे क्या कि यहाँ पर एक टर्म आती है एंगल ऑफ डेविएशन विच इज द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। अब यहाँ पर इतनी सारे हैं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कौन सा एंगल ऑफ इमर्जेंट रे। तो हम मान लेते हैं कि ये जो सोर्स थी लाइट की वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर। ठीक है, तो ये कोई इस तरीके का रेड ही मान लो, रेड कलर है, वो जब गया इस प्रिज्म के पास तो वो इस तरीके से बाहर आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो जानी थी इंसिडेंट रे वो कुछ इस तरीके से जानी थी, इस प्रिज्म को क्रॉस करते हुए वो डेविएट हो गई है। तो ये जो इंसिडेंट रे और ये जो हमारी इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल डी विच इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन, जो कि अभी हमने इतनी चीजें पढ़ी ना, उनके बेस पे हम समझ लेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई अज्यूमिंग द लाइट एंटरिंग द प्रिज्म मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वी ऑल नो अबाउट दिस। एंड यहाँ पर मान लेते हैं कि 1.1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.2, 1.3, 1.4 एंड लाइट डेविएट्स द लीस्ट इन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस में सबसे कम डेविएशन होगा? तो अभी हमने पढ़ा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका रिफ्रैक्शन कम। रिफ्रैक्शन मतलब होता है बैंडिंग कम। सबसे कम कौन सा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.1। तो 1.1 में सबसे कम डेविएशन होगा। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? 1.4 में होगा। क्लियरली
समझ लिया आपने, रिवाइज भी कर लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। इसके बाद चैप्टर के अंदर आता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जहां पर आप देखते हो कि रिफ्रैक्शन थ्रू आवर एटमॉस्फेयर, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में होते होते आता है, दैट वाज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें आप देखोगे कि उसके उस प्रॉपर्टी के बेस पर हमारे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सब चीजें आपने देखी हुई है, वन शॉट वीडियो में भी पढ़ा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी पढ़ा है, तो वहां पर यहाँ पर वो कंसीडर नहीं किया गया है। फिर आप देखोगे स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट, सब चीजें आएंगी आपके, तो वो भी आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ तक का जो कंसेप्ट था वो काफी इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया। बाकी भी इंपॉर्टेंट थे लाइक ट्विंकलिंग, कि हमें जो सन है वो पहले ऑरेंज क्यों दिखता है, ऐसे रेडिश क्यों, ये सब चीजें जो है ना वो आपने देखी हुई है हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में और वन शॉट वीडियो में, तो यहाँ पर वो नहीं लेकर आए। तो चलो, सो आई होप आज हमने जितना भी रिवाइज किया है इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम था द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, क्योंकि आपने इसके पहले वन शॉट वीडियो एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करके रखे हुए हैं, जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों से। और जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।